नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं पहली एनसीईआरटी जो डिस्कस कर रहा हूँ वह है राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी। दोस्तों समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी के अभी तक 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल पर विजिट करें और 2 अन्य वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। दोस्तों ये इस श्रृंखला की एनसीईआरटी श्रृंखला की चौथी वीडियो है। 2 चैप्टर अभी तक हमने कवर कर लिए हैं, जिसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये चौथा पार्ट है एनसीईआरटी का। तो आइए देखते हैं कि चौथे पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चौथे पार्ट के अंदर समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी की 2 अध्याय डिस्कस करने के बाद अब हमारा तीसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों तीसरा अध्याय देख लेते हैं, यानी कि तीसरा चैप्टर क्या है। दोस्तों तीसरे चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम पूरा क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पहला इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति कैसे बनता है। इसके बाद इस दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है, वो भी हम देखेंगे। दोस्तों साथ ही हम देखेंगे अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं के बारे में, और चर्चा करेंगे हम पहले खाड़ी युद्ध की, जिसमें अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों साथ ही वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का भी हम प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की भी परख करेंगे, और अंत में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर के कि भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो कब से शुरू होते हैं, शुरुआत में दोस्तों कैसे थे और आज कैसे थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में ये चीजें डिस्कस होंगी, लेकिन बात है इस वीडियो की। दोस्तों इस वीडियो में हम कहां तक इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं ये देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, इस चीज को डिस्कस करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसी होती है, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो प्रथम खाड़ी युद्ध था उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अमेरिकी सरकार का सत्ता परिवर्तन, जिसमें क्लिंटन का दौर आता है, बिल क्लिंटन का, उसको डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे दोस्तों हम 9/11 अटैक के बारे में। आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता दें कि 2001 में अमेरिका पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक हुआ जो है अलकायदा के द्वारा, उसी को 9/11 का नाम दिया गया। तो 9/11 की भी चर्चा हम दोस्तों करेंगे, और साथ ही चर्चा करेंगे इराकी आक्रमण को लेकर के, इराक पर जो अमेरिका ने आक्रमण किया था उसको लेकर के, इस पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे अमेरिकी वर्चस्व के विभिन्न आयाम की। 3 दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे अमेरिकी वर्चस्व को। पहला दृष्टिकोण होगा सैन्य, दूसरा ढांचागत, तीसरा सांस्कृतिक। दोस्तों इन क्षेत्रों में किस तरह से अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित है, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व चैप्टर की। दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत जब एनसीईआरटी में आप करेंगे तो आपको एक परिचय मिलेगा। उसके बाद दूसरे पेज पर आयशा, जाबू और आंद्रेई 3 लोगों की कहानी मिलेगी। वो कहानी अपने आप में पर्याप्त है अमेरिकी वर्चस्व को समझाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए उन कहानियों को मैं थोड़ा शॉर्ट में आप सबके साथ डिस्कस करता हूं। पहली कहानी है दोस्तों बगदाद की आयशा की। दोस्तों बगदाद की एक आयशा नाम की एक लड़की है जो स्कूल में पढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई में बड़ी अच्छी है, और उसका सपना है कि आगे चलकर उसे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है दोस्तों। 2003 में एक हमले में दोस्तों उसकी एक पैर जो है वो उसने गंवा दिया, क्योंकि एक बंकर में वो छुपी थी जहां पर एक मिसाइल का अटैक हुआ और उसका पैर चला गया दोस्तों। और बात इस चैप्टर के अंदर विदेशी सेना की भी बात की गई है दोस्तों।
तो आई होप बगदाद की आयशा की कहानी आपको समझ में आई होगी। आयशा का पैर चले जाने के बाद भी आयशा डॉक्टर बनने की योजना नहीं छोड़ती है। इस चीज को आप याद रखना। दो चीजें, मिसाइल अटैक और विदेशी सेना। आयशा की कहानी में सिर्फ आपको इतना याद रखना। दोस्तों बगदाद इराक का एक शहर है, राजधानी शहर है। ठीक है, ये चीज पहली कहानी आपको आयशा की बगदाद में याद रखनी है। दूसरी कहानी है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के डरबन की। डरबन में एक प्रतिभाशाली कलाकार है जाबू। जाबू जाबू दोस्तों पारंपरिक और जनजातीय चित्रकारी में गहरा रुचि रखता है, जबकि उसके पिता चाहते हैं कि जाबू एमबीए की पढ़ाई करे और उसके बाद परिवार का व्यवसाय संभाले। तो दोस्तों डरबन के जाबू की कहानी आपको याद रखनी है, जो कि उसके पिता चाहते हैं वो एमबीए की पढ़ाई करे। तो आपको इस कहानी के अंदर एमबीए याद रखना है। दोस्तों तीसरी जो कहानी है वो है आंद्रेई की। आंद्रेई ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहता है। दोस्तों उसके माता पिता लेनिनग्राद से, यानी कि सोवियत संघ के रशिया से, आई होप रशिया को आप समझते होंगे, तो रशिया के लेनिनग्राद से उसके माता पिता अप्रवासी के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं। तो आंद्रेई की कहानी दोस्तों, आंद्रेई का इसमें नीली जीन्स पहनने पर काफी जोर होता है। वो अपनी माता पिता से डिस्कस करता है कि मैं नीली जीन्स पहनूंगा। वो रोकते हैं कि बहुत साधारण दिखना होता है, चर्च के अंदर सभ्य और शालीन दिखना होता है। लेकिन आंद्रेई का दोस्तों मत है कि नीली जीन्स पहनने के बाद आजादी का एहसास होता है और उसे जो है ना कूल दिखना होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको आयशा, जाबू और आंद्रेई की कहानी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं मेन कहानी की तरफ। दोस्तों नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सोवियत संघ जो था उसके अचानक विघटन के बाद हर कोई आश्चर्यचकित था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों पहली बात जो है वो ये है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए अब हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहरे तक जमा दिया। दोस्तों चर्चा करेंगे हम प्रथम खाड़ी युद्ध की। दोस्तों 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। लाख समझाने बुझाने के बाद भी इराक नहीं माना। तब दोस्तों यूनाइटेड नेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। दोस्तों अब प्रारंभ होता है प्रथम खाड़ी युद्ध। दोस्तों 34 देशों की मिलीजुली और 66 यानी कि 6,60,000 समथिंग सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। दोस्तों ये जो यूएन के कहने के बाद जब 34 देशों की सेना ने इराक पर हमला बोला और उसे परास्त कर दिया और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध का नाम दे दिया गया, तो इसमें दोस्तों यूएन के जो इस अभियान को जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया था। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। दोस्तों प्रथम खाड़ी युद्ध के समय जो अमेरिकी नेतृत्व में जो यूएन का एक अभियान हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में। दोस्तों यह एक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था, क्योंकि इस अभियान में 75% सैनिक जो थे वे अमेरिकी थे। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के लिहाज से अमेरिका से बहुत पीछे हैं
और अमेरिका प्रौद्योगिकी के धरातल पर बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों, अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया। कुछ पर्यवेक्षक इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी देते हैं। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया, जो कि एक वीडियो गेम वॉर की तरह तब्दील हो गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग बैठे टेलीविजन पर इस युद्ध को देख रहे थे। अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों ने बताया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च नहीं की, उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों से मिली। दोस्तों, ये रहा आपका प्रथम खाड़ी युद्ध। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे चर्चा करते हैं। प्रथम खाड़ी ये दोस्तों क्लिंटन का दौर होगा, बिल क्लिंटन का, इसको डिस्कस करेंगे। ये आप स्क्रीन पर आपके ऑलरेडी चल रहा है, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर एक पीडीएफ चला रखी है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को आप देखते रहना। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे क्लिंटन के दौर की। दोस्तों, प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन यानी कि बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वे जॉर्ज बुश थे। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। जॉर्ज बुश 1992 में जब चुनाव होते, इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति के, तो जॉर्ज बुश इलेक्शन हार जाते हैं और उसके बाद सत्ता में आते हैं बिल क्लिंटन। दोस्तों, क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, आइए क्लिंटन की विदेश नीति की थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो क्लिंटन की विदेश नीति थी उसकी आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया और विश्व के मामलों में उसकी जो भरपूर संलग्नता थी वह नहीं रही। जैसे दोस्तों, क्लिंटन के दौर को आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आज जो बाइडेन का दौर अमेरिका में चल रहा था, इससे पहले जब जो बाइडेन से पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके समय में आप बहुत आक्रामक विदेश नीति अमेरिका की आप देखते थे कि अमेरिका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हर बात को लेकर के रहता था। इवन कि जब चाइना और इंडिया का क्लैश गलवान वैली में हुआ था, उस समय भी अमेरिका ने एक एग्रेसिव पॉलिसी चीन के खिलाफ अपनाई थी और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स प्रशांत महासागर में चीन की तरफ बढ़ा दिए थे दोस्तों। और आज क्या हो रहा है कि बाइडेन को आप देख रहे हैं कि बाइडेन ने अपनी मतलब हालांकि अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सेना निकली है अभी, उसका दौर तो ट्रंप के टाइम से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो बाइडेन के टाइम पे थोड़ा उसमें तेजी आई और उसको जल्दी से जल्दी वहां से अपने सैनिक यूएसए ने अफगानिस्तान से निकाल लिए थे। उसके बाद तालिबान का शासन वहां पर स्थापित हो गया। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं बिल क्लिंटन की। क्लिंटन का जो समानता है वो जो बाइडेन से है। जो बाइडेन जिस तरह से अमेरिकी घरेलू राजनीति को ध्यान दे रहे हैं या उनकी विदेश नीति में अमेरिका का घरेलू हित केंद्र में है, उसी तरह से बिल क्लिंटन भी कर रहे थे। दोस्तों, क्लिंटन विदेश नीति के मामले में नरम मुद्दों पर ध्यान ज्यादा दे रहे थे, जैसे कि लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे क्लिंटन। ये आपको देखना है, लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे। जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार की भी बात बिल क्लिंटन कर रहे थे। दोस्तों, बिल क्लिंटन बेसिकली नरम मुद्दों की बात करते थे। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों की बात करते थे बिल क्लिंटन। लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्तों बिल क्लिंटन के दौर में सैनिक इस्तेमाल नहीं हुआ। आइए देख लेते हैं बिल क्लिंटन के दौर की कुछ एक दो बड़ी घटनाएं जिसमें सैनिक इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया गया। दोस्तों, क्लिंटन के दौर में एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवा में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवा में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है। इसी के जवाब में दोस्तों यूगोस्लाविया के जो कोसोवा में अल्बानियाई पर जो सैन्य ऑपरेशन किया गया यूगोस्लाविया की सरकार के द्वारा, इसी के जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नेटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीनों तक बमबारी की। यूगोस्लाविया में दोस्तों उस समय सरकार थी स्लोबोदान मिलोसेविच की।
स्लोबोदान मिलोसेविच की। वह सरकार गिर गई और कोसोवा पर नेटो की सेना काबिज हो गई। दोस्तों, क्लिंटन के दौर की जो दूसरी महत्वपूर्ण सैनिक घटना घटी वह थी केन्या के नैरोबी में और दार एस सलाम तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर दोस्तों बमबारी की गई 1998 में। दोस्तों, अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट का आदेश दिया। इस अभियान में अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुमति नहीं ली तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों की परवाह भी नहीं की। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको प्रथम खाड़ी युद्ध बताया, क्लिंटन के दौर में जो सैनिक इस्तेमाल हुए, क्लिंटन की विदेश नीति के केंद्र में क्या था, ये बात बताई। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दोस्तों एक और नए टॉपिक की। दोस्तों, अगला हमारा जो चर्चा के केंद्र में रहने वाला विषय है वह है 9/11। दोस्तों 9/11 जो आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी अभियान 9/11 के बाद अमेरिकी सेना द्वारा चलाया गया। दोस्तों, कहानी 9/11 की ये है कि 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों पर कब्जा कर लिया, यानी कि विमानों को हाईजैक कर लिया। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से टकराए, यानी कि दोस्तों अमेरिका में इन जो चारों विमानों को अपहरण किया गया, उन विमानों को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाया गया। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, जो 2 विमान थे वो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान जो है दोस्तों अमेरिका की एक और विशेष बिल्डिंग जो कि अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, पेटांगन का नाम कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पेटांगन से टकराया। और चौथा विमान जो है दोस्तों पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर के गिर गया। दोस्तों, इस हमले को 9/11 कहा जाता है। ये जो आतंकवादी हमला अमेरिका में किया गया, इस हमले को 9/11 कहा जाता है, जिसमें 4 विमानों को हाईजैक करके अमेरिका के अलग अलग बिल्डिंग्स पर हमला किया गया। दोस्तों, अमेरिका ने जो जैसे 9/11 आपको समझ में आया होगा कि 9/11 है क्या। तो दोस्तों, अमेरिका के अंदर क्या होता है कि महीने को जो है ना वो तारीख से पहले लिखने का चलन है, इसलिए महीने को तारीख से पहले लिखने के लिए ये दर्शाया गया है 9/11। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो 9/11 था उस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह 9/11 के टाइम पे क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, जो कि पूर्ववर्ती जो राष्ट्रपति अमेरिका के थे HW बुश, उनके पुत्र थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जो बुश थे दोस्तों, उन्होंने क्लिंटन के विपरीत अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए इस हमले के प्रति कठोर रवैया अपनाया और अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। 9/11 हमले के जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। दोस्तों, इस अभियान में उन सभी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया जो 9/11 की घटना को करने के शक के दायरे में आते थे। इस अभियान में जो मुख्य निशाना बनाया गया वह अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में उनकी सील टीम के जवानों ने घुस करके अमेरिका में पाकिस्तान के अंदर एटबाबाद कुछ करके एक जगह थी जहां पे ओसामा बिन लादेन को मारा था। दोस्तों, ये ऑपरेशन भी जो किया गया था अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के अंदर, वह भी 9/11 के हमले के जवाब में ही ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। दोस्तों, अमेरिका ने पूरे विश्व में जगह जगह 9/11 के लिए जिम्मेदार जितने भी व्यक्ति थे जगह जगह गिरफ्तारियां की और उनको तकरीबन कहा जाता है क्यूबा के आसपास एक जगह है वहां पे उनको भेज दिया, उन सबको जो गिरफ्तार किए गए 9/11 के आरोपी, और वहां पे UN के जो लोग प्रतिनिधि जाते थे उनको भी अमेरिका ने कभी उनसे मिलने नहीं दिया। फ्रीडम जो चलाया गया था
वह 9/11 हमले के जवाब में अमेरिका की कार्रवाई थी। इस चीज को आपको याद रखना। आई होप 9/11 आपको समझ आया होगा। दोस्तों आइए चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इराक पर हमले को लेके कि अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया और क्या था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं इराक पर आक्रमण की। दोस्तों 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कोड नेम से इराक पर सैन्य हमला किया। दोस्तों इस अभियान में 40 से ज्यादा देश आकांक्षी थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। यूएन ने इराक पर इस हमले की अनुमति अमेरिका को नहीं दी थी। दोस्तों अमेरिका ने खुद से इराक पर हमला किया था। दिखावे के लिए जो अमेरिका ने कहा, उसने कहा कि जो इराक है ना, वो सामूहिक नरसंहार का हथियार, जिसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं, जिसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर दोस्तों आते हैं जैसे बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन्स और परमाणु बम, इस तरह के। तो अमेरिका ने ऐसा आरोप लगाया कि इराक जो है ना परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है, तो इसीलिए उस बम को बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने हमला किया है। ऐसा उसने दुनिया को एक्सक्यूज दिया अपने आक्रमण का। दोस्तों इराक में सामूहिक संहार के हथियार बनाने का तो कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अमेरिकी हमले का जो मकसद था वह कुछ और ही था। जैसे कि दोस्तों इराक के अंदर आप जानते हैं तेल का भंडार बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका का इस युद्ध के पीछे छुपा हुआ एजेंडा ये था कि अमेरिका इराक के तेल के भंडार जो थे उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता था। और दोस्तों साथ ही अमेरिका जो था ना इराक में अपनी मनपसंद गवर्नमेंट को बनाना चाहता था। दोस्तों उस समय इराक में सद्दाम हुसैन जो है वो शासन कर रहे थे। दोस्तों सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद दिनों में ही गिर गई, लेकिन इराक को शांत कराने में अमेरिका सफल नहीं हो पाया। दोस्तों इराक में अमेरिका के जो खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह जो है भड़क उठा। दोस्तों अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, जबकि इराक के जो है सैनिक अमेरिका से कहीं ज्यादा मारे गए। इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर लगभग फेलियर साबित हुआ था। दोस्तों आई होप जो इराक पर अमेरिकी हमला था वह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे वर्चस्व की बात करेंगे। अभी तक जो घटनाएं डिस्कस की गई उससे मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना कैसे हुई और अमेरिका ने क्या क्या कर्मकांड किए और दुनिया में अपने वर्चस्व को बनाने के लिए। अभी तक मैंने दोस्तों आप लोगों को प्रथम खाड़ी युद्ध बताया, जिसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्लिंटन का दौर मैंने आपसे डिस्कस किया। 9/11 हमले की जो कार्रवाई थी उसको डिस्कस किया। 9/11 हमले के जवाब में अमेरिका ने जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था उस पर भी मैंने चर्चा की दोस्तों, और इराक पर आक्रमण की भी चर्चा की, इराकी फ्रीडम नाम से जो ऑपरेशन अमेरिका द्वारा चलाया गया था। दोस्तों अब आइए थोड़ा सा समझेंगे वर्चस्व की कहानी। तो वर्चस्व जो है वो कैसे स्थापित हुआ दुनिया में अमेरिका का, और वर्चस्व होता क्या है बेसिकली। दोस्तों एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आप समझ पाएंगे कि वर्चस्व क्या होता है। दोस्तों जो वर्चस्व होता है, जैसे कि कभी कभी हम अपने क्षेत्र के अंदर देखते हैं कि दो बहुत ताकतवर लोग क्षेत्र के अंदर होते हैं, और वे ताकतवर लोग विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं और शो ऑफ करते हैं अपने रुतबे को। दोस्तों कोई एक मान लीजिए ए व्यक्ति है और एक ए है और एक बी है। ए के पास दोस्तों अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके पास गाड़ियां हैं, राइफल हैं, ये सब चीजें हैं। और दोस्तों जो बी है, बी के पास बहुत सारी राजनीतिक ताकत, उसके यहाँ मुख्यमंत्री और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, उसके पास भी तमाम साजो सामान, तमाम चीजें हैं। और ये दोनों लोग उस पर्टिकुलर क्षेत्र से विधायक की सीट या सांसद की सीट लेने के लिए जो है जो लड़ाई करते हैं, और जो भी काम मतलब अपने आप को ज्यादा वहां पे बड़ा दिखाने के लिए करते हैं, उसी को दोस्तों वर्चस्व बोल देते हैं। ये है आपकी साधारण भाषा में वर्चस्व का मतलब।
लेकिन आइए थोड़ा सा वर्चस्व को और अच्छे से हम समझते हैं। दोस्तों, राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना चाहता है और उसे कायम रखना चाहता है। दोस्तों, हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। दोस्तों, विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और उसे कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है और सांस्कृतिक भी हो सकती है। दोस्तों, इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में आ जाती है तो उसे हम एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कह देते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो और उसे हम वर्चस्व, दोस्तों वर्चस्व के लिए अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है, हेजीमोनी। तो दोस्तों, हेजीमोनी जो है ना वो ज्यादा उचित शब्द है वर्चस्व के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको हेजीमोनी यानी कि वर्चस्व समझ में आया होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं जो वर्चस्व है वो किन किन जो है चीजों में होता है। आइए थोड़ा वर्चस्व को देख लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी वर्चस्व की अगर बात करते हैं हम तो देखते हैं कि पहले अमेरिकी वर्चस्व की हम जो है थोड़ी सी चर्चा सैन्य के संदर्भ में करते हैं। दोस्तों, जो हेजेमनी शब्द है उसकी जड़ें प्राचीन यूनान में है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व में प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस जो था ना उसकी प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार जो हेजेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से होता है। दोस्तों, हेजेमनी से जो ध्वनि सैन्य प्राबल्य है यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के कंटेक्स्ट में अमेरिका की हैसियत को बताने के लिए। दोस्तों जो हम बात सैन्य वर्चस्व की कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको अमेरिका के सैन्य वर्चस्व की झलक थोड़ी सी दिखला देता हूं। दोस्तों, अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ जो है उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति भी है। आज के डेट में भी तो सैन्य संदर्भ में हम बात करें, आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ भी। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है। दोस्तों, प्रिसाइज अटैक कर सकता है। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ऐसी ताकत है कि वह पूरी दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है, वह ऐसी क्षमता रखता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार यानी कि प्रिसाइज अटैक जो मैंने कहा उसकी क्षमता अमेरिका रखता है। दोस्तों, अपनी सेना को युद्धभूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर भी वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। यानी कि अमेरिका की सैन्य ताकत इतनी तगड़ी है कि बिना दुश्मन के पहुंच में आए वह दुश्मन को उसके घर में ही नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग के बराबर भी नहीं आता है। दोस्तों, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है पेंटागन, वह अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा और अनुसंधान यानी कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मद में टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय ही नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। दोस्तों, अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हालांकि अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो उस समय उसकी कुछ कमजोरियां उजागर हुई थी, लेकिन फिर भी आज के संदर्भ में भी अगर बात करें तो अमेरिका किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। आज दुनिया में कोई भी ऐसा देश मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज के संदर्भ में अगर हम 2022 में बात करें ना दिसंबर में, तो हम बहुत सारे लोग चाइना के वेपन्स वगैरह उनकी जो मतलब वो जो दिखावा करते हैं उसको देख कर कह सकते हैं कि अरे अमेरिका को तो चाइना पछाड़ सकता है या चाइना बराबरी कर सकता है। तो दोस्तों, ये आपका अगर कोई ऐसा सोचता है कि चाइना अमेरिका को परास्त कर दे या रूस परास्त कर दे तो ये बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होगी। शायद दोनों देश मिल जाएं रूस और चाइना तो फिर जाकर के उसका मुकाबला
कर पाएंगे या उसको हराने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। खैर दोस्तों, ये तो थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम कभी फिर से बाद में करेंगे। इन तीनों चारों देशों की, जैसे अमेरिका, भारत, चीन, रूस की शक्तियों की तुलना भी हम सैन्य संदर्भ में एक बार किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन हम अभी अपने चैप्टर पर बात करें तो दोस्तों, अभी हमने बात कर ली सैन्य संदर्भ में अमेरिकी वर्चस्व। दूसरी बात दोस्तों, ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिका के वर्चस्व की बात करेंगे। दोस्तों, जो इसका ढांचागत वर्चस्व का रिश्ता है ना, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। वैश्विक व्यवस्था को वह हर हाल में बनाए रखे और उस पर अपना दबदबा रखे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो सार्वजनिक वस्तु का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है, वह है सी लेव ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि समुद्री व्यापार मार्ग। दोस्तों, जिनका इस्तेमाल समुद्री व्यापार मार्ग का इस्तेमाल जो है दोस्तों, व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। और जो नौसेना की ताकत रखता है ना, वो दबदबा जो रखता है, वही समुद्र में आवाजाही के और व्यापार के नियम को डिफाइन करता है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया था, लेकिन अब जो यह भूमिका है वो अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। ढांचागत संदर्भ में सी रूट पर कंट्रोल करने की बात, और दूसरी बात, जैसे कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तु में एक चीज और हो सकती है उदाहरण के रूप में, इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट के जरिए आज आभासी रूप से पूरी दुनिया को जोड़ने का सपना जो है पूरा ही हो गया। आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इंटरनेट जो है ना, वो अमेरिकी जो रिसर्च है ना, उसी का परिणाम है। इस चीज को आप याद रखना। जो अमेरिका की जो परियोजना थी इंटरनेट वाली, वो 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है, और इनमें से अधिकांश उपग्रह जो है ना दोस्तों, वह अमेरिका के। दोस्तों, ढांचागत संदर्भ में अमेरिका की एक बात और करें कि आपको याद होगा बिजनेस के संदर्भ में जो MBA वाली बात, जाबू के माता पिता चाहते थे ना। कहानी में मैंने आपको बताया था कि जो पहले कहानी जाबू की बताई थी, तो उसमें आपको मैंने कहा था कि आगे जाबू का MBA आपके बहुत काम आने वाला है। तो ढांचागत संदर्भ में दोस्तों, MBA, आज जो MBA डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक एकेडमिक डिग्री मानी जाती है, बहुत ही प्रतिष्ठित डिग्री है दोस्तों, यह भी अमेरिकी चमत्कार है। दोस्तों, 1881 में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाट्स स्कूल के नाम से एक जो विश्व का पहला बिजनेस स्कूल ना दोस्तों, वो खोला गया था। MBA की शुरुआत दोस्तों 1900 के आरंभ में हुआ था। आज दुनिया में दोस्तों कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री ना माना जाता हो। दोस्तों, हर कोई MBA करना चाहता है। दोस्तों, तो ये रहा ढांचागत संदर्भ में अमेरिकी वर्चस्व की बात। अब आइए सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व समझाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपको आंद्रेई की ब्लू जीन्स याद है? जो वीडियो के शुरू में ही हमने आंद्रेई की ब्लू जीन्स की बात की थी। तो दोस्तों, अमेरिकी वर्चस्व को जो है ना एक विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। दोस्तों, वर्चस्व के जो ये तीसरा रिश्ता है ना, अभी तक सैन्य और ढांचागत रिश्ता समझाया, अभी जो तीसरा रिश्ता जो सांस्कृतिक कल्चरल है ना दोस्तों, उसको आइए समझते हैं। यहाँ जो वर्चस्व का आशय है वह है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग का दबदबा या बढ़त। दोस्तों, कमजोर देशों के व्यवहार और बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है, उसमें सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो सके वर्चस्व के अंदर हमेशा यही होता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा
सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं है, बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, दुनिया के आज अधिकांश लोगों और समाजों का जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित जो व्यवहार और बर्ताव था, उसी को आज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अमेरिकी संस्कृति बड़ी ही लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। वर्चस्व का यह जो सांस्कृतिक पहलू है, जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदगी से बात मनवाई जाती है। दोस्तों, एक टाइम पे दोस्तों मॉस्को के अंदर जो ब्लू जीन्स था ना, उसका इतना चलन था कि लोग अपने महीने की तनख्वाह बचा करके भी जो है ना, लोग ब्लू जीन्स खरीदना चाहते थे। ब्लू जीन्स एक स्टेटस और प्रतीक माना जाता था फैशन का या कूल दिखने का। दोस्तों, तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा अमेरिका का वर्चस्व किन किन कंटेक्स्ट में है, किन किन संदर्भों में है। दोस्तों, ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा वीडियो में आपको दिख रहा है अमेरिकी शक्ति जो इतनी बढ़ रही है, उसके रास्ते में कुछ अवरोध भी हैं या नहीं। दोस्तों, अमेरिका के रास्ते में जो अवरोध हैं, वो अमेरिका की संस्थागत बनावट, आंतरिक और नेटो, ये 3 तरह की अड़चने हैं। तो दोस्तों, आइए फटाफट जो है अमेरिका के शक्ति के रास्ते में कुछ अवरोध की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इतिहास बताता है कि जो साम्राज्यों का जो पतन है, उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण ही होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी राह में 3 तरह के अवरोध हैं। पहला व्यवधान जो है दोस्तों, जो पहला अवरोध है, वह है अमेरिका की संस्थागत बुनावट। यहाँ शासन के 3 तरह के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत के आने वाली दूसरी सबसे बड़ी अड़चन जो है दोस्तों, वह अंदरूनी है। दोस्तों, इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। दोस्तों, अमेरिका में जनसंचार के जो साधन है, समय समय पर वहां के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने का भले ही कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिकी ताकत की राह में जो मौजूदा तीसरा व्यवधान है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा व्यवधान दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है, और इस संगठन का नाम है दोस्तों नेटो। नेटो का जिक्र बार बार आज भी यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। तो नेटो को मैंने पहले भी आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं नया नया, वो जा करके पहले वो वीडियो देखें, तो फिर ये बुक पूरी आपको बहुत अच्छे से आपके ग्रिप में होगी। दोस्तों, जो नेटो है उसका नाम आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, स्पष्ट है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित जो है, वह लोकतांत्रिक देशों के जो इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है। अमेरिका का जो बहुत बड़ा हित है वो ये है कि नेटो हमेशा बना रहे, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों, जो कैपिटलिज्म है वह इन देशों में व्याप्त है, इसलिए इस बात की संभावना बनती है कि जो नेटो में शामिल अमेरिका के साथी देश हैं, उसके वर्चस्व पर दोस्तों अंकुश लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था अब यही खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एनसीईआरटी के इस चैप्टर को महत्वपूर्ण पहलुओं को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के तरीके से आप सबको पढ़ाऊं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर एक चीज जो है वो रह जाती है, वह है भारत अमेरिका संबंध। दोस्तों, भारत अमेरिका संबंध के लिए मैंने प्लान किया हुआ है कि चूंकि आज के संदर्भ में भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जो है इस टॉपिक की जो भारत अमेरिका के संबंध की बात है, उसकी चर्चा मैं किसी सेपरेट वीडियो में करूंगा, नहीं तो आप